ऊपर के लोगों का आदेश है कि कोई संविधान सभा नहीं होने दी जाए, क्योंकि उनका मानना है कि 500 साल के बाद राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। केंद्र सरकार का ऐसा मानना है और मुझे बड़ी खुशी है, भारतीय संविधान पे भरोसा है और मुझे भरोसा है कि जो हो रहा है उससे बहुत अच्छे परिणाम बहुजन समाज के लोगों के लिए भी निकलेंगे, क्योंकि उनकी भी आंखें खुलेंगी, ऐसा मेरा विश्वास। देखिए, भारत किसी एक जाति धर्म से नहीं बना है। संगठित भारत को पहले जातियों में तोड़ा गया, फिर जातियों में भी गोत्रों में तोड़ा गया, इतने टुकड़े किए गए कि भारत जुड़ ना पाए। कतल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कतल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो इसलिए जब जब जिस पे मुसीबत आती, दूसरे लोग खड़े होकर तमाशा देख के उसको एहसास कराते हैं कि वो अपनी लड़ाई स्वयं लड़े। ये तो अच्छा हो। मैं धन्यवाद दूंगा भीम आर्मी के साथियों। कल आपसे आग्रह करूंगा बहुजन समाज के लोगों से, एक बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जरूर पढ़ें। देश कठिन दौर में है, लेकिन ऐसा नहीं कि इस दौर से निकलेगा नहीं, ऐसा नहीं कि इस दौर में ही रुक जाएगा, ठहर जाएगा। बस निकालने के लिए सच्ची निष्ठा, संकल्प और समर्पण की जरूरत है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो नामुमकिन हो, और इतिहास इसका बात का गवाह है। जब आप दुनिया की हिस्ट्री पढ़ोगे, दुनिया बदलने वाले लोगों को पढ़ोगे, तो आपको एहसास हो जाएगा दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है। और किसी मां के पेट से कोई योद्धा जन्म नहीं लेता। संघर्ष, उसकी मेहनत, उसका त्याग, उसका समर्पण, उसकी ईमानदारी उसको योद्धा बनाती। उसके मन में जो अन्याय से कि जो पीड़ा पैदा हो जाती है, कुछ लोगों के मन में कोई बात लग जाती है, कोई परिवर्तन के लिए कुछ करता है। आज मैं बहुजन समाज के लोगों में बड़ी निराशा देख रहा हूं। दिल्ली के साथियों से मैंने बात की तो उनमें भी थोड़ी सी निराशा थी, मगर उन्होंने मुझे एक आशा दी। उन्होंने कहा, भैया 22 तारीख को संविधान सभा बुलाएंगे। इस तारीख को जरा सा आप गौर कीजिए। बहुजन समाज के लोगों से मेरा आग्रह है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले, तार्किक दृष्टिकोण रखने वाले और मानवता को सबसे महत्वपूर्ण धर्म मानने वाले, इंसानियत को सबसे महत्वपूर्ण धर्म मानने वाले उन सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के साथियों ने कहा कि हमें संविधान सभा करनी है 22 तारीख को। 22 तारीख से हमारा उद्देश्य किसी का विरोध करना, किसी को दिखाना, किसी से लड़ना नहीं है। 22 तारीख यानी कि अगर हिस्टोरिकल आप इसको पढ़ोगे, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है। तो भारत में 22 जनवरी 1947 को इस देश के संविधान के जो उद्देश्य हैं, प्रस्तावना के, पूरे संविधान को जो संक्षिप्त रूप में परिभाषित किया गया, वो संविधान की प्रस्तावना, उस प्रस्तावना के जो उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य हैं, उनको स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। एक लंबा समय हो गया, 75 साल से ज्यादा का समय हो गया संविधान को अपने स्वरूप में आए, और अभी तक हम इस चर्चा के लिए संविधान सभा ने बुलाई कि हम चर्चा करें कि जो संविधान के लक्ष्य थे, उद्देश्य थे, उन पर अभी 75 साल के लगभग हम कहां तक पहुंच पाए।
क्या अवसर की समता मिल पा रही है? समता मूलक समाज बन पाया है? धर्म के आधार पे, धन के आधार पे जो गैर बराबरी वो खत्म हो गई है? सभी को अपने धर्मों को मानने के लिए जो उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता का जो सिद्धांत था वो कहां तक पहुंच पाया है? और वो जो पहली लाइन, हम भारत के लोग, क्या वास्तविकता में हम सब लोग भारत के लोग बन पाए हैं? क्योंकि राष्ट्र का जो सपना था वो दीवारें नहीं थी। क्या भारत में व्यक्ति की कदर जाति से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के अभी तक हो पाई है? और क्या भारत उन ऊंचाइयों को छू रहा है जिन ऊंचाइयों को छूने के लिए भारत की, एक आजाद भारत की कल्पना की गई थी? हम भारत के लोग, क्या भारत के लोग जागरूक हो पाए हैं? क्या भारत के लोग अपने अधिकारों को जान पाए हैं? क्या भारत के लोग अपने कर्तव्यों को जान पाए हैं? उनकी इस देश के प्रति कर्तव्य क्या हैं, क्या उनको समझ पाए हैं? उनके अधिकार इस देश में क्या क्या उनको जान पाए हैं? उनका कौन सा व्यवहार उचित है, क्या इस बात को समझ पाए हैं? कौन सा व्यवहार अनुचित है, क्या इस बात को पे वो सावधान हो पाए हैं? क्या 70 साल से ज्यादा के लोकतंत्र में सभी घरों पे पक्के मकान बन गए सभी के लिए? देश में हर जाति धर्म के व्यक्तियों को अच्छा खाने पीने की व्यवस्था सरकार ने करा दी है क्या? देश में बेरोजगारी खत्म हो गई है क्या? देश में महंगाई खत्म हो गई क्या, काबू में आ गई है क्या? रेप होना देश में बंद हो गया है क्या? जाति के आधार पे हत्या होनी बंद हो गई है क्या? जो किसान हैं उनकी आय दोगुनी हो गई है क्या? जो मजदूर हैं उनको न्यूनतम वेतन मिल रहा है क्या? जिन पे भूमि नहीं थी उनको भूमि मिल गई है क्या? जिनके पास उद्योग नहीं थे उनके पास उद्योग उनको मिले या नहीं मिले? कितने लोग हैं जो सीमित साधन संसाधन होने के कारण उन अच्छी पढ़ाई उनको में कोई बाधा उनके आगे उत्पन्न नहीं हो रही है? क्या सब लोगों को अच्छा इलाज और अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था हो रही है क्या? क्या अच्छी सड़कें, अच्छे गांव बन गए हैं क्या? क्या सभी जगह बिजली, पानी की, साफ पानी के पीने की व्यवस्था हो गई क्या? शौचालय बन गए क्या? इसका एक डाटा बेसिस हमने कार्यक्रम तैयार किया एनालिसिस करने के लिए, और ये इसके लिए मैं बधाई दूंगा हमारे दिल्ली के नेताओं को, भाई हिमांशु जी को, भाई महेश जी को, भाई जैन साहब को, भाई राकेश कसाना जी को, भाई समीर जी को, बाबर भाई को, सिकंदर भाई को, वीर सिंह जी को, और जो हमारे तमाम साथी और हमारी बहनें जो यहाँ काम करती हैं दिल्ली में, जो हमेशा मेरी एक आवाज पे खड़े रहते हैं और जिन्होंने हमेशा दिल्ली में हक वंचित समाज की लड़ाई को, पूरे देश की कई लड़ाई, और एक मेरे एक कहने पे उन्होंने दिल्ली देश की राजधानी में एक बहुसंख्यक आंदोलन करने का काम किया। मैं उन सभी साथियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा डाटाबेस प्रोग्राम बना के ये प्रयास किया कि हम भी अपने लोगों को ये असलियत में बता दें कि देश में आजादी से लेकर अब तक कितना बदलाव हुआ है, कितने लोग सक्षम हो गए, कितने लोग अक्षम हैं, कितने लोग अभी सुविधा विहीन है, कितने लोगों पे पक्के मकान नहीं है, कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, कितने लोग से सुख सुविधाएं उनकी पहुंच से दूर है। ये सारा डाटा बताने के लिए हमने एक संविधान सभा बुलाई और उन्होंने मुझसे भी कहा कि आपको भी आना है हमारे कार्यक्रम में, मुख्य अतिथि के रूप में आपको भी शामिल होना है। लेकिन केंद्र सरकार के तानाशाही के कारण वो परमिशन कैंसिल कर दी गई कि आप वो जगह जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेस्ट के लिए, राइट टू प्रोटेस्ट जो है, विरोध का जो अधिकार मिला है, अपनी बात को रखने का जो अधिकार मिला है, अपनी समस्या को कहने का जो अधिकार मिला जिस जगह पे, उस पे भी वो सभा नहीं होने दी जाएगी, ऐसा जो है ऑर्डर यहाँ के पुलिस के अधिकारियों ने हमारी एप्लीकेशन पर लिखकर दे दिया।
उन्होंने जो तैयारी एक एक पैसा जुटा के की थी, उनकी तैयारी धरी रह गई, क्योंकि हमारे पुलिस के साथियों को मैं उनकी गलती नहीं निकालता, ऊपर के लोगों का आदेश है कि कोई संविधान सभा नहीं होने दी जाए, क्योंकि उनका मानना है कि 500 साल के बाद राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। केंद्र सरकार का ऐसा मानना है, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि अयोध्या में जो कार्यक्रम हो रहा है और जब वहां प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, राम स्थापित हो जाएंगे, तो इस देश की भुखमरी, इस देश की बेरोजगारी, इस देश में जाति के आधार पर, क्योंकि शायद वो तो जाति को नहीं मानेंगे, वो जो अपने मंदिरों में दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़े वर्गों के लोगों के घुसने पे पाबंदी नहीं लगाएंगे, वो तो जाति के आधार पर जो हिंसा हो रही है, वो तो शायद हिंसा करने वालों को सही शिक्षा देने के लिए समझाने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे विश्वास है कि जो करोड़ों करोड़ों लोगों से बना भारत है, अनेक धर्मों से बना भारत, शायद राम जी के आने के बाद कोई अपने घर में या देश में कहीं भी कोई भूखे पेट नहीं सोएगा, कोई भी गंदा पानी पीने के लिए मजबूर नहीं होगा, इलाज ना मिलने के कारण किसी के माँ बाप की, किसी के भाई बहन, किसी पत्नी की, किसी की बेटी की, किसी बेटे की जान नहीं जाएगी। महिलाओं के साथ जो रेप हत्याएं बड़े पैमाने पे होती है, एनसीआरबी डाटा कहता है शायद अब 22 तारीख के बाद, कल के बाद, वो हत्याएं, उन बहन बेटियों का अपमान इस भारत में बंद हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जो बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं, उनको रोजगार की व्यवस्था होगी। उन माओं के, जिनके साथ अन्याय हुआ, उन माओं को न्याय मिलेगा, उन भाइयों को, उन पिताओं को न्याय मिलेगा, जिनके साथ पिछले लंबे समय अन्याय हुआ। बहन बेटियों को सम्मान की जिंदगी मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है, और मेरा विश्वास अटल है, क्योंकि मुझे भारतीय संविधान पे भरोसा है, और मुझे भरोसा है कि जो हो रहा है उससे बहुत अच्छे परिणाम बहुजन समाज के लोगों के लिए भी निकलेंगे, क्योंकि उनकी भी आंखें खुलेंगी, ऐसा मेरा विश्वास। देखिए, भारत किसी एक जाति धर्म से नहीं बना है। संगठित भारत को पहले जातियों में तोड़ा गया, फिर जातियों में भी गोत्रों में तोड़ा गया, इतने टुकड़े किए गए कि भारत जुड़ ना पाए। इसलिए भारत में कोई भी क्रांति ना आज ना भविष्य में बहुत जल्द होने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि लोग जब किसी दूसरी जाति पर अन्याय होता है, दूसरी जाति खड़े होकर तमाशा देखती है। जब एक जाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है तो दूसरी जाति उसका तमाशा देखती है, जब पुलिस के लोग, सरकार के लोग उस पर अन्याय अत्याचार करते हैं। लेकिन जब वही जाति दूसरी जगह पे उनके जागरूक लोग अपने अधिकारों के लिए प्रयास करते हैं, तो फिर दूसरे लोग खड़े होकर तमाशा देखते हैं। वो एक अच्छी शायरी जो है, एक शायर की है कि जलते घर को देखने वाले, फूंस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो इसलिए जब जब जिस पे मुसीबत आती, दूसरे लोग खड़े होकर तमाशा देख के उसको एहसास कराते हैं कि वो अपनी लड़ाई स्वयं लड़े। ये तो अच्छा हो। मैं धन्यवाद दूंगा भीम आर्मी के साथियों का कि बहुजन समाज के लोगों की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर उठाकर, देश में पिछले 8 साल में कोई भी ऐसा अन्याय और संघर्ष नहीं हुआ अन्याय के खिलाफ जिसमें भीम आर्मी के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा न लिया। तो पहला विषय मेरा यह है संविधान। मैं कल आपसे आग्रह करूंगा बहुजन समाज के लोगों से, एक बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जरूर पढ़ें। किसी को दिखावे के नहीं, अपने लिए पढ़ें, कि जानकारी हासिल करें और महसूस करें कि जिन लोगों ने संविधान में आस्था, विश्वास, जिन लोगों ने संविधान को लेकर भारत का, बिना भारत संविधान के भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता है, बिना संविधान के भारत की कल्पना नहीं हो सकती है, और बिना संविधान में मिले हुए अधिकारों के बदौलत इस देश में धार्मिक जो है
जो मान्यताएं हैं, उनके जो अधिकार हैं वो भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम पुनः, और मुझे और उन सब लोगों को भी जो कल 22 तारीख का उत्सव मना रहे हैं, उन सबको भी भारतीय संविधान का धन्यवाद देना चाहिए। और साथ साथ मैं आपसे ये कहूंगा कि क्योंकि अभी तक हम लोग संविधान के उन प्रस्तावना के उन उद्देश्य संकल्पों से बहुत मीलों पीछे हैं, तो हमें ये भी तय करना चाहिए कल एक अच्छे दिन पर कि भाई हमें इस देश के संविधान के जो संकल्प था, उद्देश्य थे, उसको भी पूरा करना है। मेरा अटल भरोसा है कि आपके दिमाग में जो चल रहा है कि भाई क्या होगा क्या होगा, मैं आपको विश्वास से कहता हूं जो कुछ हो रहा है वो हमें जागरूक करने के लिए, समझदार बनाने के लिए, हमें तैयार करने के लिए हो रहा है। हमें तैयार होना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं जिनका राज होता है उन्हीं का धर्म होता है, जिनका राज नहीं होता उनका धर्म भी नहीं होता है। इसलिए मेरी आपसे अपील है बहुजन समाज के सभी बुद्धिजीवियों से, कर्मचारियों से, नौजवानों से, उद्यमियों से कि निराश ना हो, किसी भी बात से निराश ना हो। ये भारत लोकतांत्रिक देश है। राजनीतिक ताकत आती है जाती है, लेकिन राजनीतिक ताकत का प्रयोग अगर जनहित में हो तभी लोकतंत्र में देश तरक्की कर सकता है। और अगर चंद पूंजीपतियों के लिए, चंद ताकतवर लोगों को ताकतवर करने के लिए राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग होने लगे तो फिर लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, लोकतंत्र कमजोर होता है। जब विरोध की आवाज को कुचल दिया जाए, गोलियों से उसका स्वागत किया जाए, उस पर लाठियां बांधी जाए, झूठे मुकदमे लगा के जेल में डाल दिया जाए, तो फिर जो है लोकतंत्र की हत्या होती है। असल लोकतंत्र वही जहां अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं सीमाएं समझता हूं कि आपको किसी धर्म का उपहास उड़ाने की, किसी के ऊपर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन संवैधानिक रूप से अपनी बात को रखने का अधिकार भी संविधान हमें देता है। वही संविधान जिसने इस देश में आस्था के प्रतीक राम जी को न्याय दिया, वही संविधान आपको और मुझको भी हमारी धार्मिक आजादी, इस देश के मुसलमानों को, ईसाइयों को, बौद्धिस्टों को, जैनों को, आदि धर्मियों को अपने धार्मिक आजादी को भी देता है। और फिर मैं कहूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि सिर्फ विरोधी होने के नाते विरोध करना, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूं कि अगर हम किसी के विरोधी हैं तो उसका इस बातें विरोध करें कि जो सही हो उस पर विरोध करें। मैं सिर्फ आपकी आंखें इसलिए खोलना चाहता हूं कि आप हालातों को समझिए। इस देश में सरकारी नौकरियां खत्म है, महंगाई कमर तोड़ रही है। सर, पहले कमजोर वर्गों के लिए स्कॉलरशिप आती थी, उनके लिए अच्छे छात्रावास बने हुए थे, उनके लिए हायर एजुकेशन का बजट आज सब खत्म हो गया है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल नहीं बन पा रहे, हॉस्पिटलों में इलाज नहीं है, पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था भी नहीं है। एक मेरे साथी ने मध्य प्रदेश का एक सर्वे दिया था कि अभी भी मध्य प्रदेश में गादला पानी, गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं, कच्चे घरों में रहने के लिए लोग मजबूर हैं। और मैंने भी प्रयास किया था मध्य प्रदेश के लोग मेरा साथ दें, लेकिन अभी शायद उनको ने वो विश्वास नहीं जगाया जो विश्वास उनको जगाना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम लोग प्रयास करते रहेंगे निरंतर। एक सबसे बड़ा मसला ईवीएम का, तो मैंने कहा कि राजा की जान तोते में है। अब उस तोते से भी, उस तोते को भी ठीक करके भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था करने का समय आ गया है। और फरवरी में हम लोग एक बड़ा, अभी जल्दी हम लोग एक नेशनल मीटिंग बुला के फरवरी में एक बड़ा डिसीजन लेंगे और जनमत जुटा के एक बड़ा आंदोलन, अनिश्चितकालीन आंदोलन हम लोग दिल्ली में जंतर मंतर या रामलीला मैदान पर जहां भी उपयुक्त होगा वहां करना शुरू करेंगे। और एक एक चीज फैक्ट के साथ लोगों के सामने रखें किस तरह से लोगों की वोटों की चोरी हो रही, और इससे बचाव सिर्फ हम पे सिर्फ समस्या नहीं है, इसका रोकथाम, इसको फेयर करने की व्यवस्था भी हम पे है। ईवीएम से वोटों की जो चोरी हो रही है उसको रोकने का इंतजाम भी हम लोग करने वाले हैं। इसका संघर्ष तो इसके खिलाफ हम करेंगे, लेकिन लाभ इसका
सभी लोगों को मिलेगा जो चाहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा रहे, जो चाहते हैं लोगों की जो वोट का अधिकार है, जनता के द्वारा जनता का शासन है, वो जनता का शासन ही बने। तो ईवीएम पे मैं अगली बार अपनी पूरी बात रखूंगा, पूरी तथ्यों के साथ, और जल्द ही कमेटी की मीटिंग में हम लोग डिसीजन देंगे कब हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे, जैसा कि मेरा सुझाव है कि ये होना चाहिए देश के लोकतंत्र को बचाने। अभी मेरा आपसे आग्रह है कि आप आशावादी बनिए, उम्मीदवादी बनिए और अपने इतिहास को याद कीजिए कि हमने कहां से शुरू किया था। हमने वहां से शुरू किया जब हम पे एक गज जमीन नहीं थी, और हमने वहां से शुरू किया जब हमें पढ़ने का और मत देने का अधिकार भी नहीं था। क्या लोग अपने वोटों के प्रति जागरूक हैं? इन सब को लिए भी हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, और जागरूक करना ही असल लड़ाई है। जैसे अभी 10% लोग जागरूक हुए तो संघर्ष यहाँ है। जिस दिन 50% लोग जागरूक हो जाएंगे, देखिए संघर्ष कहाँ होगा। और जिस दिन 100% लोग जागरूक होंगे, उस दिन इस देश में, ये देश संविधानवादी देश हो जाएगा, मानवतावादी देश हो जाएगा, और किसी भी तरह की भ्रष्टाचार, चोरी, लूटपाट और अपराध की कोई गुंजाइश भ्रष्टाचार की नहीं रहेगी। आप सभी के लिए मेरी बहुत मंगल कामनाएं। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। स्वस्थ रहिए, दीर्घायु रहिए, कानून का पालन करते रहिए। और एक अपील मेरी अपने उन सभी भाइयों से जो लोग हमारे साथ मिलकर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो राजनीतिक काम पे ध्यान दें। और राजनीतिक काम किसी का उपहास उड़ाना, किसी पे टिप्पणी करना, किसी को बुरा कहना नहीं होता। अपने काम को, अपनी योजनाओं को लोगों के बीच बताना होता है, तभी आप लोग राजनीति में तरक्की कर सकते हैं। अभी मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि बहुजन समाज के लोग सिर्फ काउंटर कर रहे हैं कि कोई दूसरे व्यक्ति ने, विपक्ष के किसी व्यक्ति ने जिनसे वो लड़ रहे हैं, उन्होंने कुछ किया और आप उसके विरोध में कुछ करते नजर आते हैं। ये इससे मैं सहमत नहीं हूं। इसका मतलब तो आप तो पहले से पीछे चल रहे हैं। आप अपनी पॉलिसी बनाइए, आप अपनी पॉलिसी को लागू कीजिए, आप अपने तरीके से काम कीजिए, फिर विरोधियों को सोचने दीजिए, राजनीतिक विरोधियों की, वो आपको काउंटर कैसे करें। आप अगर यही सोचते रहेंगे कि पहले वो कुछ करेंगे फिर हम कुछ करेंगे, तो आप पीछे ही रहेंगे। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि किसी पे अशोभनीय, धार्मिक, तमाम तरह की टिप्पणी करने से बचें। और अपने शुभ चिंतकों से मैं कहूंगा, जो लोग आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के अच्छा सोचने वाले लोग हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो कमर कसें, क्योंकि अब संघर्ष बड़ा होने वाला है और बड़े संघर्ष के लिए हम लोग तैयार हैं। संवैधानिक तरह से लोगों को जागरूक करेंगे, ज्यादा लोगों को जागरूक करके वास्तविक लोकतंत्र को बहाल कराने के लिए हम लोग मेहनत करेंगे। धन्यवाद। वास्तविक लोकतंत्र, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है। 100% सरकारी सिस्टम, और उस सरकारी सिस्टम में 100% लोगों के लिए रोजगार और सुख सुविधा दिलाने की व्यवस्था। जैसा मैंने कई बार आपको समझाया भी कि सभी के लिए बेहतर से बेहतर पढ़ाई, बेहतर से बेहतर इलाज, उद्योग करने के लिए सुविधाएं, विदेश पढ़ने के लिए सुविधाएं, नौकरी करने के लिए सुविधाएं, और सोशल सिक्योरिटी। जो व्यक्ति नहीं कमा रहा है उस आदमी को भी बेरोजगारी भत्ता मिले, जब तक सरकार उसके लिए किसी रोजगार का प्रबंध नहीं कर देती। देश में खुशहाली आए, हर व्यक्ति, हर जाति धर्म का व्यक्ति खुशहाल हो, ऐसी जो है, ऐसा एक मजबूत प्रदेश और देश बने, उसके लिए हम सब लोगों को मिलकर संघर्ष करना है। सभी बहन बेटियों का सम्मान हो और सभी के लिए नए रास्ते खुले, नए अवसर बने, और गरीबी के कारण किसी के सपने ना कुचले जाए, कोई भूख से, कोई बीमारियों से ना मरे, कोई सर्दी, कोई ज्यादा गर्मी से ना मरे, और कोई ऐसा ना हो जिसको सड़क पे खड़े होकर भीख मांगनी पड़े, और कोई ऐसा ना हो जिसके वह इतने साधन हों कि उसके लिए लोगों के जीवन का कोई मोल ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, और आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। भारतीय संविधान जिंदाबाद। हम सबको मिलकर भारतीय संविधान के लक्ष्य और उद्देश्य को स्थापित करना है, इस देश के संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराना है, और समतामूलक समाज बना के अखंड भारत
सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने के लिए हमें काम करना है। धन्यवाद।